जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं बच्चे, परिश्रम 2.0 बैच की क्लासेज आज से शुरू हुई हैं। 3 दिन क्लासेज आपकी यूट्यूब पर होनी है, आज कल परसों, और उसके बाद अगली तारीख को यानी कि आपका 24 तारीख को एक सारी क्लासेस आपका एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो हम सब ने एक प्रण लिया है प्यारे बच्चे कि हम आप लोगों को सफल बनाएंगे और दिल्ली पुलिस की वर्दी आपको दिलाएंगे। और आप दिल्ली पुलिस की वर्दी ये ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपके अनुशासन पर, आपकी मेहनत पर, कि आप इस बैच के साथ कितनी ईमानदारी से जुड़ेंगे। किस तरह से आपको क्लासेस कराई जाएंगी उसकी चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को चिंता सिर्फ इस बात की करनी है कि जो टारगेट मुझको दिए जाएंगे या एक वीक में जो मैं पढ़ूंगा मैं उसको एक वीक में रिवाइज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं इनके साथ साथ चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। अगर आप साथ चल पाते हैं, जो टास्क या टारगेट आपको दिए जाते हैं, जो गाइडेंस आपको इस बैच में दी जाएगी, आप उस पर चलेंगे तो प्यारे बच्चे, प्रॉमिस टू यू, ये वर्दी आपकी होगी, कोई इसको आपसे छीन नहीं सकता। तो ये बात का ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों को बता दूं इस बैच की बच्चे टाइम टेबल क्या होगी। हर रोज 3 दिन यूट्यूब पर होगा, उसके बाद एप्लीकेशन। सेम टाइमिंग आपकी परीक्षा तक ही रहनी है। सुबह 8 बजे राहुल तेवतिया सर जी की क्लास होगी, 8 बजे, है ना। 10 बजे से मेरी क्लास होगी। मेरी क्लास 3 दिन ये 10 से 11 रहेगी भाई साहब, ठीक है। और 3 दिन के बाद में ये क्लास लगभग 15-20 मिनट ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास दोनों ही सब्जेक्ट हिस्ट्री और स्टैटिक एक अच्छा वेटेज रखते हैं। अच्छे वेटेज से मतलब है दोस्त कि लगभग अगर मैं दोनों की बात करूं तो आप दोनों को जोड़ करके 20 से 22 क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं। यानी कि लगभग आपका, अगर मैं बात करूं, 40 to 45% जीएस का ये दो सब्जेक्ट का वेटेज है, हिस्ट्री और स्टैटिक का, जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में स्टैटिक को पढ़ेंगे। स्टैटिक परीक्षा के समय पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात से, क्योंकि हम उसको आसानी से कवर कर लेंगे, आसानी से तुमको याद कराया जाएगा। और फिर संदीप सर जी की क्लासेस होगी आपका 11 बजे सुबह से। ज्योग्राफी आरुषि मैम आपको पढ़ा रही होंगी, उसके बाद में अंकित चौधरी सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होंगे। यहाँ अजीत सर जी की क्लास होगी आपका 2 बजे से दोपहर को। साइंस की क्लास हर रोज शाम 6 बजे से होगी। और कंप्यूटर की क्लास हर रोज शाम शिवम सर जी आपको करा रहे होंगे 7 बजे शाम से, ठीक है। ये टाइम टेबल है, इसको नोट करके रखें, क्योंकि बच्चे समय का सबसे ज्यादा महत्व है कि क्लास को आप समय पर लें। ये तो इतनी बात हुई। अब आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट पर, जिसका नाम है इतिहास। इतिहास की प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि हिस्ट्री दरअसल में है क्या, और इस तरह की चीजों से प्रश्न कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे कि हिस्ट्री दरअसल में है क्या, लेकिन हमारे जानने की बात है, हमारे पहचानने की बात है, इतिहास दरअसल में है क्या। इतिहास प्यारे बच्चे 2 या बोलूं 3 तरह से शब्द या वर्ण हम कहें, यानी 3 वर्ड से हम कहें या लेटर से कहें, उनसे मिलकर के बना हुआ है। इति, धन, हा, धन, आश। इसका मतलब होता है भाई साहब, इति मतलब इस प्रकार, हा, धन, आस मतलब हुआ था। इट वॉज हैपन, जैसे आप सुनते हो भैया डायनासोर थे, हम बोले इट वॉज हैपन, यह हुआ था। डायनासोर खत्म हो गए थे। एक उल्का पिंड आया, एक एस्टेरॉयड आया, पृथ्वी से टकराया, और पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया, और एक रिसर्च ऐसी थी कि 25 किलो से ज्यादा के उस समय के जो भी जीव थे वो सब नष्ट हो गए। तो ये ऐसा हुआ था। तो ये क्या हो गया, इतिहास। यानी जो हो चुका है वो इतिहास है। भैया कल हमारे घर मटर पनीर बना था, क्या वो भी इतिहास? हाँ जी भाई साहब, वो भी एक इतिहास हो चुका है। लेकिन उसका मानव की दृष्टि में कि आपके घर पे क्या बना था कोई महत्व है नहीं। तो दरअसल में हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं जो वैश्विक रूप से मानव सभ्यता के साथ जुड़ी रही, ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ जुड़ी रही, वो सब इतिहास है। तो ऐसा नहीं कि कल क्या हुआ था वो सब, तो वो घटना महत्वपूर्ण भी होनी चाहिए, वो इतिहास है जो बीत चुका है। तो इस प्रकार हुआ था, ये क्या हो गया, इतिहास हो गया। फिर हम पढ़ते हैं भाई साहब इतिहास के जनक। क्या पढ़ते हैं हम? इति, धन, हाश। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है।
बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं, छोटे नोट्स बनाना। पीडीएफ आपको क्लास में मिल जाएगी। आप जो बच्चे नोट्स नहीं बनाना चाहते, एक सुंदर सी राइटिंग में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपने नोट्स वहाँ से बना सकते हैं। हमेशा क्लास में फोकस करिए। इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री हम बोलते हैं हेरोडोटस को, जो कहाँ के थे? यूनान के थे। क्यों भैया इनको हम फादर क्यों कहते हैं? किसी भी चीज का जनक वो होता है प्यारे दोस्त जिसने उसकी शुरुआत की हो, जिसने शुरुआती फेस में उसके बारे में कुछ कहा हो। तो इस पूरी दुनिया में इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से डेट बाय डेट लिखने का काम सबसे पहले किसने किया? हेरोडोटस ने। जैसे हम किसी के भी फादर बोले आपसे, आप बोलते कंप्यूटर के पिता कौन है? आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज हैं, क्योंकि कंप्यूटर जैसे एनालिटिकल या डिजिटल इंजन बनाने की तरफ उनका ध्यान था, डिफरेंस इंजन जिसको हम कहते हैं। तो उन्होंने उस क्षेत्र में सबसे पहले काम किया। इसी प्रकार इतिहास में सबसे पहले काम किसने किया? हेरोडोटस ने किया। इन्होंने इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का काम किया। इतिहास की भैया जी किस प्रकार की घटनाएं रही होंगी? घटनाएं रही होंगी आपका जैसे कि बड़े युद्धों का क्रम इन्होंने लिखने का प्रयास किया। इस दुनिया में आज तक 15,000 युद्ध हुए हैं, लगभग 15,000 युद्ध। लोग आपस में लड़ते रहे, तो बहुत से इतिहासकारों ने तो उन्हीं युद्धों का क्रम लिख दिया। इनकी किताब कौन सी है? इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की बुक का क्या नाम है? हेरोडोटस की बुक का नाम है हिस्टोरिका। ये बात याद रखेंगे। बहुत कॉमन सी दो बातें हुई कि इतिहास क्या है और इतिहास के जनक कौन हैं। इतिहास के जनक कौन हैं, छोटी सी बात। फिर हम करते हैं इतिहास का विभाजन, क्योंकि बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से इतिहास को पढ़ा जाता है। इतिहास का विभाजन क्या बोलेंगे? इतिहास का विभाजन यानी इतिहास को कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं। इस ही स्लाइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत फोकस के साथ में इसको नोट करना। इतिहास को भाई साहब हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 वर्गों में बांटते हैं। एक जो इसका हम डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। अभी सिर्फ नोट करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा दरअसल में ये है क्या। प्री हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बाद में दूसरा काल विभाजन इसका होता है, यानी ये पहला हो गया। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल दूसरा किस में बांटते हैं इसको? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं? आपका प्रो हिस्टोरिक पीरियड। प्रो हिस्टोरिक पीरियड पहले अच्छे से नोट करेंगे और फिर इसके आगे की बात हम जानेंगे कि इसको क्यों बांटा जा रहा है इस तरह से। तीसरा प्रकार जो बच्चे जानते हो वो जरूर बताएं। तीसरा प्रकार होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। हिस्टोरिक पीरियड। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप सीखेंगे धीरे धीरे कि इतिहास को भाई साहब कितने प्रकार में बांटा जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछे तो मुख्यतः इतिहास को कितने प्रकार में बांटा गया, आपका आंसर आना चाहिए 3 प्रकार में। क्या बोलेंगे? 3 प्रकार से भैया जी इतिहास का विभाजन किया गया है। पहला विभाजन है प्री हिस्टोरिक, दूसरा है प्रो हिस्टोरिक और तीसरा है आपका हिस्टोरिक पीरियड। प्रो हिस्टोरिक कहें या प्रोटो हिस्टोरिक भी इसको कहा जाता है, ये भी बात याद रखें। प्रोटो हिस्टोरिक भी कहा जाता है, ठीक है। अब भैया ये 3 विभाजन किए तो किए क्यों हैं, क्या आधार रहा होगा? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड उस समय को कहा जाता है, उस समय को कहा जाता है जिसमें कोई लेखन नहीं था, ना कोई लिपि थी, जिसमें लेखन का ज्ञान नहीं था, ज्ञान
नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? लिपि का ज्ञान नहीं था तो यानी कि इसके बच्चे रिटन एविडेंस नहीं है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। और ऐसा इतिहास जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई रिटन एविडेंस नहीं है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे जिस समय पर डायनासोर रहे, तो क्या उस समय का कोई लिखित वर्णन हमको मिलता है? थोड़ा आइडिया लगाइए, यस और नो, या सिर्फ कल्पनाएं हैं? अगर मैं आपको बताऊं आप नहीं जानते तो मेरे दोस्त सिर्फ कल्पनाएं मात्र हैं, एक आइडिया है, एक अनुमान है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई लिखित एविडेंस नहीं है। सारे बच्चों का आंसर भी नो आता हुआ। मोहित, चंदा, नेहा चौधरी, शिवम, प्रवीण, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो यानी कि यहां पर लेखन नहीं था और लिपि का भी ज्ञान नहीं था। कुछ बच्चे सोच सकते हैं भैया जी लिपि क्या होता है? लिपि होता है भाई साहब लिखने का तरीका। जैसे आप हिंदी को लिखते हैं तो कै ख ग अंगा, लिपि का मतलब ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा बताती है कै ख ग। तो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अंग्रेजी आप लोग लिखते हैं ABCD, रोमन लिपि है। जैसे आप लोग उर्दू लिखेंगे तो अरबी फारसी में लिखी जाती है। जैसे आप पंजाबी को लिखते हैं तो आपका गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि मतलब किसी भाषा को लिखने का तरीका। तो इनके पास लिखने का कोई तरीका नहीं था। तो बोलेंगे क्या रिटन एविडेंस इसके हैं? आप कहेंगे भैया जी प्रागैतिहासिक काल, कोई पूछे कौन सा इतिहास है तो वही इतिहास है जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, ये कौन सा होगा? मैं आप कहेंगे भैया इसके जो प्रमाण हैं, जो लिखित चीजें हैं, लिखित प्रमाण तो हैं, लिखित प्रमाण पढ़े नहीं गए हैं, पढ़े नहीं गए हैं। क्या कहेंगे? इसके बारे में हमको पता तो चलता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें आप लोग पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता कि वहां की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफी का इस्तेमाल वहां पर होता था। लेकिन क्या उस लिपि को समझ पाए? उस लिपि को समझ नहीं पाए, उसको पढ़ नहीं पाए। तो क्या कहेंगे? लिखित प्रमाण तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। दिखे तो हैं हमको साइन वहां पर, लेकिन उनको हम समझ नहीं पाए हैं। क्या कहेंगे? उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो प्रमाण कौन से? पढ़े नहीं गए हैं, उसके लिखित प्रमाण है ही नहीं। और ये क्या है? जिसके लिखित प्रमाण हैं भी और पढ़े भी गए हैं। लिखित प्रमाण पढ़े जा चुके हैं, पढ़े जा चुके हैं, यानी जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, वो पढ़े भी जा चुके हैं। जैसे आप में से कुछ जानते हो, क्या कहेंगे? आप में से कुछ जानते हो कि अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था, या अशोक के जो शिलालेख थे वो किसने पढ़े थे? तो आप कहेंगे अशोक के शिलालेख हैं, ये साक्ष्य है। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया। तो यानी कि ऐतिहासिक काल उसको कहेंगे जिसके अभिलेख पढ़े जा चुके हैं, जो साक्ष्य है। जो बहुत बढ़िया आंसर बहुत सारे बच्चों का आया, जेम्स प्रिंसेप, वेरी गुड। कमल गोस्वामी, दिनेश, अभि यादव, बहुत शानदार। तो क्या कहेंगे भाई साहब? ये इतिहास का विभाजन किस आधार पर किया गया ये आप जान चुके। तो एक बार आंखें बंद करिए और बोलें इतिहास का विभाजन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक बच्चे आपका प्रागैतिहासिक, जिसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं गया है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके साक्ष्य हैं, लिखित प्रमाण है, पढ़े नहीं गए हैं। तीसरा ऐतिहासिक काल है जिसके लिखित प्रमाण है और पढ़े भी जा चुके हैं। इतनी बात क्लियर? एक बार थम्स अप करके बोले कि इतिहास का विभाजन 3 तरह से क्यों किया गया, ये बात भैया हम जान चुके। ठीक है, ये बात हम जान चुके भैया जी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये समय हम किसी और को दे सकते हैं एग्जाम को? नहीं भाई साहब, ऐसा होता है। देखो, हर चीज को पढ़ने का क्रम होता है। आप लोग महात्मा गांधी के बारे में, उनका जन्म सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो छोड़ करके पढ़ के आगे बढ़ जाएं। हमेशा हर चीज़ को क्रोनोलॉजी से पढ़िए, एक क्रम में पढ़िए, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई महत्व नहीं रह जाता है ना।
आगे आएंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत? अब आते हैं, पहला विभाजन कौन सा किया हमने? बोलेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल भैया कब से कब तक रहा होगा? अगर एक पीरियड है, एक टाइम है तो दरअसल में एक निश्चित काल नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्या इतिहासकारों ने इसको माना है। प्रागैतिहासिक जो काल है या प्रागैतिहास काल कहें तो इसको बच्चे दरअसल में एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है डैनियल विल्सन। लिखें प्री हिस्टोरिक वर्ड का सबसे पहले यूज, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले, ये बात याद रखेंगे, डैनियल विल्सन ने 1851 में इन्होंने ये नाम लिया था, डैनियल विल्सन। डैनियल विल्सन ने किया। और मैंने कहा कौन सा है ये? जिसके बारे में पढ़ा नहीं गया, जिनके पास लेखन नहीं था, जिनके पास लिपि नहीं थी। देखेंगे तो क्या बोलेंगे? आपका कौन सा हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड जो वर्ड है इसका सबसे पहला जो यूज है वो किसने किया है? आपका डैनियल विल्सन ने किया। इस बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा जी, कुछ बच्चे कनिंघम लिख रहे हैं। कनिंघम आप तब पढ़ेंगे जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, अभी कनिंघम नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? इंग्लिश लैंग्वेज प्लीज। भाई साहब टेंस की क्लास लगा देना एक बार। मेरे दोस्त, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की कौन सी बात है? प्री हिस्टोरिक पीरियड वर्ड का सबसे पहला यूज डैनियल विल्सन ने किया है। डैनियल विल्सन, अंग्रेजी में भी डैनियल विल्सन ही होंगे। ऐसे बोलूं डैनियल विल्सन, ऐसा क्यों करते हो? इसमें कुछ है ही नहीं। घर खाना भी तो ऐसे ही मांगते होगे, टोटल अंग्रेज बन जाते हो कमेंट सेक्शन में आके। पीडीएफ मिलेगी आपको, दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, पढ़ेंगे भी दोनों लैंग्वेज में। सुनते रहो बस ध्यान से, ऐसा मत करो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले डैनियल विल्सन ने किया। और डैनियल विल्सन ही क्या करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 हिस्से में बांट देते हैं। 3 हिस्से कौन कौन से? पहला हिस्सा उन्होंने बनाया पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल जिसको हम कहते हैं, पुरा पाषाण काल। ऐसा कोई वर्ड नहीं रहेगा जो आपको ना पता हो अंग्रेजी में या हिंदी में। पूर्व पाषाण काल। अब इसको पाषाण काल क्यों कह रहे हैं हम? पाषाण का मतलब होता है प्यारे बच्चे पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर यानी स्टोन। तो इसको बोलते हैं हम, आपका क्या बोलेंगे इसको हम? ओल्ड स्टोन। ओल्ड स्टोन एज भी हम कहते हैं, या इसी को हम पैलियोलिथिक भी बोलते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल को। यानी ये पत्थरों का समय है। पत्थरों का काल क्यों बोल रहे हैं भैया? स्टोन पीरियड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे इस समय पर मानव जो करता था आपका शिकार, वो पत्थरों से करता था। आज की तरह उसके पास रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, टैंक नहीं थे। क्या था उसके पास? पत्थर था। तो मनुष्य का जो विकास हुआ शुरुआती दौर में वो किससे जुड़ा रहा? पत्थरों से जुड़ा रहा। जैसे आपने सुना होगा कि पत्थरों से ही उसने घिस के क्या लगा दी? आग लगा दी। पत्थरों से ही उसने अपने औजार बना लिए। पत्थरों को ही उसने घिस घिस करके नुकीला किया और अपने बहुत सारे प्रयोगों में लिया। इवन खेती जैसी चीजें करने के लिए भी उसने शुरुआती चीजें पत्थर की बनाई। तो ये टाइम जो है ये स्टोन का टाइम है। किसका? पत्थर का युग है, जिसको हम बोलते पुरा पाषाण काल। यानी कि पूरा मतलब सबसे पुराना जो स्टोन एज है। दूसरा होता है इसमें मध्य पाषाण काल। क्या बोलेंगे? दूसरा इसमें होगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसको हम कहेंगे मिडिल स्टोन एज। क्या बोलेंगे? मिडिल, मध्य को, और पाषाण यानी कि पत्थर, मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, या इसको हम मीजोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। मीजोलिथिक पीरियड भी इसको हम कहेंगे।
यानी ये उसके बाद वाला है, उसके बाद वाला। यहाँ पर आदमी बच्चे शिकार करेगा, शिकार से जिएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन पर आ जाएगा, पशुओं को पालना शुरू करेगा। तीसरा जो इसका प्रकार है, तीसरा प्रकार है नवपाषाण काल। कौन सा? न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे न्यू स्टोन एज। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात में कोई दिक्कत किसी को? क्या बोलेंगे? नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज इसको हम कहेंगे। यानी कि इतिहास को हमने बांटा 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये विभाजन हमने क्यों, ये बात जान गए, आगे आएंगे। भैया जी इतिहास डीप में पढ़ना पड़ेगा क्या? बेटा 2020 में ही डीप में प्रश्न पूछ लिए गए। सिलेक्शन नहीं लेना तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाना, सिलेक्शन लेना तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ना होगा। और डीप डाप कुछ नहीं होता, पढ़ने का एक क्रम होता, बड़े आराम से पढ़ें, सब अच्छा लगेगा। प्राग ऐतिहासिक काल ये कितने प्रकार में हमने बांट दिया? अब मुझे एक बार बता दो, क्या बोलोगे भैया? ओल्ड स्टोन एज बोल दी, मिडिल स्टोन एज बोल दी आपने इसी में, और इसी में आपने बोल दी न्यू स्टोन एज। तो ये कौन से इतिहास को बांट लिया हमने? हमने बांट लिया आपका प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल को किसके आधार पर बांटा गया है भाई साहब? पत्थर के आधार पर। ये हम जानेंगे। जैसे पुरापाषाण काल, अभी इसको नोट मत करना, जैसे इसमें शिकार जैसी चीजें होंगी, आपका शिकार की बात हम कर सकते हैं। आवास और वस्त्र का यहाँ पर मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होगा। आवास, कपड़े क्या पहनने, मतलब आदमी नंगा रहता था इस समय पर, नग्न अवस्था में था, ना उसके पास घर था रहने को, वो झुंड में रहता था, शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पर मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है पशुपालन मनुष्य ने कब आरंभ किया। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ये मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल तक मनुष्य खेती को जान जाएगा, कृषि को जान जाएगा। जैसे प्रश्न पूछा जाता है मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहला अनाज कौन सा था? जौ। ये हम सब जानेंगे। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? तो ये कैसे डिवाइड किया गया है कि पत्थरों के द्वारा हमने किस तरह से विकास किया है। यहां हम शिकार कर रहे थे, उसी के द्वारा हम आगे पशुपालन तक पहुंचे। ठीक है, उसी के द्वारा फिर हम खेती तक पहुंचे, जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ी। ये विभाजन किसका है? प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, दूसरा विभाजन करेंगे भाई साहब। दूसरा विभाजन कौन सा था? प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक मीन्स आद्य ऐतिहासिक काल। क्या भैया जी इसका भी विभाजन हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। और ये विभाजन तुमको आंख बंद करके एक ही बार में बोलना है सारे बच्चों को, सिंगल टर्म, ऐसे इमेज बनाते रहे। इतिहास, इतिहास को बांटा प्राग ऐतिहासिक, फिर आपका आद्य ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को हमने बांटा आपका पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। एक फिगर सीधी बनवाऊंगा तुमसे और तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा होगा जी हमारा? अभी इनके समय विभाजन की बात भी हम करेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल आप कहेंगे, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अब समय की बात आएगी क्योंकि इनके समय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको 2 तरह से हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल आपका बताया जाता है 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया जी बीसी क्या है? हमेशा पूछते हैं इस बात को, आज बात करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, और आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो काल आता है उसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। इसको 2 तरह से बांट के हम पढ़ते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन, यानी ये कौन सी सिविलाइजेशन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये कौन सी सिविलाइजेशन है? वैदिक सिविलाइजेशन, जिस समय पर वेद लिखे गए। वैदिक सभ्यता को भी दोस्त हम 2 प्रकार से बांटते हैं।
एक जो ऋग्वेद का टाइम है, ऋग्वेदिक पीरियड है, ऋग्वेदिक काल है। आपको ये समझना होगा कि हमको ये चीजें पढ़नी है। एक है आपका उत्तर वैदिक काल, जो लेटर वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल। ये कौन सा है आपका? ऋग्वेदिक पीरियड इसको आप कहेंगे। और ये है आपका लेटर या पोस्ट वैदिक पीरियड इसको बोल सकते हैं, लेटर ही कहे तो ज्यादा अच्छा है। लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक काल का समय सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 1500 से लेकर के 1000 बीसी है। अभी बताऊंगा मैं आपको बीसी भी क्या है। और ये समय बताया गया है आपका 1000 से लेकर के 600 बीसी। तो पहले बात बीसी पर ही करेंगे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, इसको मार्क करना। आजकल की एसएससी की परीक्षाओं में ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल का समय क्या रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बोलेंगे? 1500 से लेकर के 1000 बीसी का समय और 1000 से लेकर के 600 बीसी का समय उत्तर वैदिक काल है। अब यहां पर समझो, इससे पहले का जो पीरियड यानी 1500 से 1750 के बीच में गैप है, क्योंकि कुछ इतिहासकार इसको 1500 मानते हैं, कुछ 1600 मानते हैं आईबीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय। कुछ लोगों के अनुसार ये 1750 है और एसएससी की परीक्षाओं का स्टैंडर्ड यही है, तो ये याद रखना है। ठीक है, क्या बोलेंगे? जैसे आप देखेंगे भैया कई जगह ये हमको 2350 से लेकर के 1750 मिलेगा। ये अन्य अन्य इतिहासकारों के बहुत सारे कथन हैं, तो ये स्टैंडर्ड चुनना है आपको एसएससी के लिए। ठीक है, और अगर 2350 मान के चलो 2500 विकल्प में ही नहीं आया जी, 2300 से ही पूछा गया तो हम 2300 आंसर करेंगे, नो डाउट। पहली चीज, इतनी बात में कोई परेशानी। आद्य ऐतिहासिक काल को किस तरह से बांटना है? तीसरा बताएंगे बच्चा, तीसरा कौन सा था हमारा? ऐतिहासिक काल। इसको क्या बोलते थे हम अंग्रेजी में? हिस्टोरिक पीरियड। अंग्रेजी वाले भाई साहब लड़ना मत, मैं आपको बता चुका हूं पीछे ही, आप गौर नहीं करते हैं कई बार। क्या बोलते हैं इसको? इसको भाई साहब हम हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। अब मुझे एक बार डिफाइन करके आप लोग सोचें, हिस्टोरिक पीरियड कौन सा भैया ने हमें बताया? हिस्टोरिक पीरियड मैंने आपको बताया जिसके एविडेंस हैं और वो एविडेंस पढ़े भी गए हैं, वो एविडेंस पढ़े भी गए हैं। तो ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक काल के बच्चे क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल को हम बांटे तो किस किस में बांट सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया इसको हम मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, और आपका मध्यकालीन भारत के साथ साथ दूसरा इसका विभाजन होगा आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, फटाफट से आंसर करेंगे थोड़ी देर में। यानी ये कौन सा है? मिडाइवल है। मिडाइवल हिस्ट्री कब से शुरू होता है? ये टाइम माना गया है 712 एडी से। अब बात आएगी एडी क्या है जी? 712 एडी से 1707 एडी। पहले छोटे से नोट्स बना ले, फिर सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आधुनिक भारत की अगर हम बात करें दोस्त, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, कब से इसका समय शुरू होता है? 1707 से, और बेसिकली आज तक का समय है, लेकिन उसको बहुत सारे लोग नेहरू युग के नाम से जानते हैं, गांधी युग पे बांटते हैं। आज के आज़ाद भारत के बाद की घटनाएं, मुख्यतः इतिहास 1947 तक पढ़ा जाता है। मैंने कहा इतिहास तो कल तक की घटनाएं भी हैं, इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने 3 विभाजन किए भैया, 1947 से 1707। ये विभाजन मैं आपको समझाऊंगा। यहां औरंगजेब गद्दी से हटता है। औरंगजेब बच्चे मुगल वंश का अंतिम प्रतापी शासक रहा, 49 वर्षों तक उसने शासन किया, 1658 से 1707। तो औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के भारत की आजादी का जो समय है वो आधुनिक भारत कहा जाता है। 712 एडी ये काशिम का भारत पर आक्रमण है, मोहम्मद बिन काशिम। यानी इसको हम बोलते हैं कि जो मुस्लिम युग की शुरुआत भारत में हुई। भारत में एक विदेशी आएगा काशिम,
एक अरब आक्रमणकारी होगा। और 1707 तक जब तक औरंगजेब रहेगा तब तक भारत में एक मुस्लिम आधिपत्य होगा और मुस्लिम शासक भारत में बाहर से आकर के राज करेंगे, जिसमें आपका अरबी आएंगे, तुर्क आएंगे, फिर आपका दिल्ली सल्तनत होगा 1206 से लेकर के 1526, फिर 1526 से लेकर के आपका 1857 जिसको हम कहते हैं, तब तक मुगल रहे, लेकिन मुख्यतः 1707 तक प्रभावी स्थिति में रहे, मजबूत स्थिति में रहे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत क्या कहेंगे ये हम समझ गए भैया। इससे पहले का जो समय है उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ये भी समझ गए। यानी जब ऋग्वेद की रचना हुई तो 1500 से 1000 के बीच में उस समय की घटनाएं ऋग्वेदिक काल, उसके बाद की उत्तर वैदिक काल, यानी अन्य वेदों की जो रचना हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुई, ये बात हो गई। और सिंधु घाटी सभ्यता का समय हम समझ गए। लेकिन भाई साहब वापस यहां पर आएंगे, ये जो हमने विभाजन किया था, ये जो विभाजन किया था, क्या भैया इसका भी एक समय निर्धारण हम कर सकते हैं? आप कहेंगे इसका भी एक समय निर्धारण हम कर सकते हैं या नहीं? हम लोग जान गए मॉडर्न इंडिया कब से शुरू है, हम लोग जान गए भैया जी कि आपका मध्यकालीन भारत कब से शुरू है। तो देखो इसका समय क्या बताया गया, इसका समय बताया गया पुरा पाषाण काल का अज्ञात से लेकर, अज्ञात पता नहीं कब से, अज्ञात जिसको बहुत सारे लोग 40 लाख साल कहते हैं, अज्ञात से लेकर के 10,000 BC, इसको बताया गया है 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसको कहा गया है 4,000 से लेकर के 2500 CC। कोई दिक्कत? 2500 BC हम कह देंगे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। ये एक काल विभाजन हुआ। अब दिक्कत आएगी BC AD, ये सब क्या है? काल विभाजन समझ गए, समय समझ गए। सर एंशिएंट इंडिया भी होगा, बिल्कुल होगा, एंशिएंट इंडिया की ही हम बात कर रहे हैं। अब मेरा दोस्त एक बार मेरे साथ सारे बच्चे विभाजन करवा दो फटाफट से। अपनी कॉपी पर एक नए पेज पर एक ग्राफ बनाएं, क्या बोलेंगे, एक नया ग्राफ बनाएं। इतिहास का विभाजन हमने कितनी प्रकार से किया। इतिहास को मैंने बांटा दोस्त आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक जिसको आप कहेंगे, या थम्स अप करके बोले बांट पाएंगे। अभी मैंने आपको बताया, फिर आद्य ऐतिहासिक काल में और फिर ऐतिहासिक में मैंने बांटा। एक बार थम्स अप करके बोलेंगे कि भैया हम इसको बांट पाएंगे आसानी से। वेरी गुड। प्रागैतिहासिक काल में मेरे दोस्त मैंने क्या बोला आपसे, ओल्ड स्टोन एज पुरापाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल मिडिल स्टोन एज, और नया क्या बताया मैंने आपको, नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज। आद्य ऐतिहासिक काल को भाई साहब हमने दो हिस्सों में बांटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हमने ऋग्वेदिक काल, क्या बोलोगे, ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में और लेटर ऋग्वेदिक में बांट दिया। तो इतनी छोटी सी बात हमने की है ऋग्वेदिक में। ऐतिहासिक को हमने बांट दिया आपका मिडाइवल में, मध्यकालीन भारत में। कितना टाइम मैंने बताया मध्यकालीन का, 712 से लेकर के 1707 AD। और मॉडर्न इंडिया का टाइम कब से शुरू होता है, इसी क्रम में हम इतिहास को पढ़ रहे होंगे। मॉडर्न इंडिया 1707 से लेकर के 1947। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस तरह इतिहास को बांटते हैं, उसकी फिंगर टिप्स ये चीज़ें रहनी चाहिए। क्या टाइम बताया, पुरापाषाण काल कब से है, पुराने अज्ञात से लेकर के आप बोले 40 लाख साल से लेकर के और 10,000 BC, 10,000 BC। मध्य पाषाण काल 10,000 के बोलते हैं हजार को, 10,000 से 4,000 BC। नव पाषाण काल 4K से लेकर के 2.5K यानी कि 2500, भाई 2.5K मतलब 1000, तो 2500 तक। IV से मैंने बताया 2500 से लेकर के 1750, 2350 भी आएगा, अगर 2500 नहीं है तो चुनेंगे।
ऋग्वेदिक पीरियड मैंने बताया आपको दोस्त कब से, 1500 से लेकर के 1000, और लेटर ऋग्वेदिक पीरियड 1000 से लेकर के 600 BC तक मैंने आपको बताया। ठीक है, BC, ये भी BC, ये AD आ गया, यानी आज का कैलेंडर। अब जो बच्चे AD और BC नहीं जानते वो थोड़ा सा समझ लो, इतने में कोई दिक्कत? हर बच्चे का थम्स अप चाहिए, सारी चीजें क्लास में क्लियर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं BC और AD में क्या अंतर है। BC और AD में आज कौन सा साल चल रहा है मेरे दोस्त, मुझे एक बार बताएं। आप कहेंगे 2023 चल रहा है भैया। तो जो वर्तमान कैलेंडर है ये AD है, एनो डोमिनी है। ये क्या है? दो चीजें आएंगी आप लोगों के सामने, एक तो आएगा AD, एक आएगा BC, जिसको BCE भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? AD कहें या जिसको हम BCE भी कहेंगे। AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी होगा, एनो डोमिनी, या इसको हम ईशवी भी कहेंगे, ईशवी। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, किससे पहले? क्राइस्ट से पहले। बिफोर यानी कि पूर्व, और किससे पहले? ईशा से पूर्व, जिसको दोस्त हम BCE भी कहते हैं। BCE यानी बिफोर कॉमन एरा भी हम कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। बात है होते क्या है, अंतर क्या है? तो बच्चे AD तो है जो वर्तमान है। AD कौन सा है? जो आज चल रहा है। 2023 क्या है? ये AD है। BC क्या है? ईसा के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। किससे पहले? ईसा के जन्म से पहले। क्यों भैया ईसा के जन्म से पहले ही क्यों? महात्मा गांधी जी के जन्म से पहले क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग बच्चे इस प्रकार की क्रियाओं को लिखने में, इतिहास के लेखन में अव्वल रहे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया और पूरी दुनिया ने उसको अपनाया। यहां समझने की बात है। आज कौन सा साल चल रहा है? 2023 है भैया। 2023 में मुझे बताओ दोस्त, इससे पहले घटना 1947 में कौन सी हुई? 1947 में बताएं। 1857 में क्या हुआ? ठीक है, 1857 से पहले हम 1600 की बात कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। 1600 से भी पहले मैं जाऊं तो 606 की बात मैं कर सकता हूं। उससे भी पहले मैं जाऊं तो मैं बात कर सकता हूं दोस्त आपसे 380 की। 380 की भी बात नहीं करते। 606 से पहले मैं आ जाता हूं सीधे 0 पर। तो जो साल भाई साहब बड़ी हैं, 2023 से पहले ही तो 1947 आया होगा जब भारत आजाद हुआ। उससे पहले ही तो घटना हुई जब 1857 की क्रांति। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले हुआ होगा। हाँ जी भैया। 606 राजा हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे, इससे पहले ही हुआ होगा। तो ऐसे ही ये संख्याएं घट रही हैं या नहीं, तो 0 पर आएंगी या नहीं मानेंगे? तो ये 0 जो है यही ईशा का जन्म माना गया है। ये जो 0 वर्ष है ये क्या माना गया है? ईसा का जन्म। और BC क्या होगा? इससे पहले। जैसे मैं बोल दूं 326 BC, इसका मतलब क्या हो गया दोस्त, मुझे बताओ। 326 BC का मतलब क्या हो गया? कि ईसा के जन्म से 326 साल पहले कौन आया था भारत में? सिकंदर भारत में आया 326 BC में। तो बात समझे, एक बार थम्स अप करके बोले कि भैया जो वर्तमान कैलेंडर है 2023 साल तो हम जानते हैं, ये तो 2023 साल हो गए। इन 2023 से भी कितने पहले सिकंदर भारत आया? अगर मैं बोल रहा हूं 326 BC, तो कितने साल पहले सिकंदर भारत आया? 326 BC, यानी 326 साल पहले आया। तो मुझे बताएं आज के समय से सिकंदर कितने साल पहले आया था, मैं तुमसे पूछूं। तो कभी भी मैं BC कहूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बोलेंगे फटाफट से। जैसे मैं आपसे बोलूं 2500 BC मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इसका मतलब कितने साल पहले की बात मैं कर रहा हूं?
अगर मैं बोलूं 450 BC किसी समय को, तो इसका मतलब आज से कितने समय पहले? तो आज से कितने पहले बताएंगे? आज से कितने पहले, कितने पहले क्या कहोगे? 2500 BC है, तो भैया 2023 तो वर्तमान के हो गए, और 2023 से भी 2500 वर्ष पहले, तो कितना होगा? 2023, और आप कह रहे हैं भैया 2500 BC। इतिहास क्या बोलोगे? ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, तो क्या बन जाएगा भाई साहब? 4523 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं सिकंदर के आगमन की, मैं बात कर रहा हूं 2023 से, तो क्या बन जाएगा आपका? 2349 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यानी 349 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। मैं बात करूं 600 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब 2023 में 600 ऐड कर लेंगे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, गलती तो नहीं करोगे। तो आज वाले समय को हम एडी कह देते हैं। ये एडी हैं सभी, एनो डोमिनी है वर्तमान जो कैलेंडर चल रहा है, वर्तमान जो कैलेंडर चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान कैलेंडर से पहले का है वो बीसी है। कभी गलती नहीं करनी। कभी गलती करोगे? नहीं करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई जी। भाई साहब आगे की बात पर आएंगे। क्या मैंने कहा? इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हमने किया। प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, मध्य पाषाण काल, नोट्स आपको इस तरह से मिलेंगे। 10,000 BC से लेकर के 4000 BC नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसका पीरियड मैंने आपको बताया 1750 क्या BC। अब मैं 1750 BC बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? आज के 2023 से 1750 साल पहले, ठीक है। वैदिक सभ्यता, सर जी 3 बजे क्लास क्यों नहीं होगी? 3 बजे क्लास परीक्षा तक होगी, है ना? आगे आएंगे, आगे आएंगे। ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसको मैंने बांट लिया मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। BC की मैंने आपको बताया बिफोर क्राइस्ट है, ईसा के जन्म से पहले है, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा BC। यानी सिकंदर भारत आया कब? 326 में आया, 326 BC में गया कब? आया तो 326 में, गया 323 में। क्योंकि बच्चे आज से कितने साल पहले गया होगा, तो वो समय घटेगा हमेशा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को हम BCE बोलते, बिफोर कॉमन एरा। एनो डोमिनी ईसा मसीह के जन्म के बाद है, इसी को हम ईसवी बोलते हैं, इसी को हम कॉमन एरा बोलते हैं। कोई दिक्कत? आ गया। नोट है डायनासोर की अगर हम बात करते हैं, डायनासोर का अंत 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ। एक अनुमान है कि पृथ्वी पर डायनासोर जैसे जीव रहते थे, उनका अंत हो गया। क्यों अंत हो गया? कहते हैं कि जो पृथ्वी है इससे एक उल्का पिंड आकर के टकराया, जिसने पृथ्वी के सारे मौसम को बदल दिया। कहते हैं पृथ्वी के जितने भी ज्वालामुखी थे वो सभी फट गए, दरारें पड़ गईं, बहुत सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और ये जो निर्माण हुआ, इसी घटना में जो टेम्परेचर बढ़ा, जैसा मैंने आपसे कहा, एक निश्चित द्रव्यमान या एक निश्चित वजन से ज़्यादा की सभी चीज़ें, यानी कि बहुत सारे वनस्पति, सब कुछ नष्ट हो गया और फिर से मानव विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। कैसे? उसी के बारे में बात करनी है। कारण क्या है? पृथ्वी से एक उल्का पिंड का टकराना था, जिससे डायनासोर का अंत हो गया। कोई दिक्कत? अब आते हैं, मुख्य इतिहास आपका यहां से शुरू होता है। ध्यान से समझना और बहुत फोकस करना। मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे और इनकी किताबें हैं ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कब लिखी गई? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहां समझने की बात है, और इस आदमी ने कितना शानदार काम कर दिया कि पूरी दुनिया सोचने को मजबूर हो गई। और ऐसा क्या किया? बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बाय मींस। अब ये शब्द नहीं लिखेंगे, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ये बस समझना होगा आपको, ताकि आप इंसान हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो कि आप इंसान हो तो क्यों हो और किस लिए हो।
गर्व हो आपको कम से कम इस बात का। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस वर्ष में आई? 1859 में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिसेंट ऑफ मैन कब आई? इनकी किताब 1871 में। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। दरअसल में ये जो आदमी है ना, डार्विन, ये बीगल नामक एक जहाज पर पूरी दुनिया घूमने निकला। बीगल जहाज पर, ये बातें लिखने की नहीं है, बीगल जहाज पर, और लगभग 1839 में पूरी दुनिया घूमा। और डार्विन की थ्योरी को कहते हैं कि हमारे भारतीय शास्त्रों के करीब का सिद्धांत है, करीब की एक थ्योरी है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग, वो भी बात हम जानेंगे। बीगल जहाज पर निकला 1839, मतलब इसकी यात्रा खत्म हो गई 1839 में। 1836 में निकला था। 3 साल में इसने भ्रमण किया, बहुत सारी जातियों को देखा, बहुत सारी वनस्पतियों को देखा, और 20 साल की इसकी रिसर्च के बाद इसने ईसाइयत के खिलाफ आवाज उठाई, ईसाई धर्म। क्योंकि बाइबल का कहना था कि इस पृथ्वी को, इस इंसान को 6 दिन में बनाया गया। 6 दिन, कितने दिन का कॉन्सेप्ट आया? और समझना, इस बेचारे को अपनी जान बचानी पड़ी, मतलब उसने एक विकास का सिद्धांत दिया। आज हम डार्विन की थ्योरी को अपनाते हैं, डार्विन ने क्या कहा, लेकिन उस समय इसने ये समझ लो क्या ऐसा कह दिया कि सब इसके दुश्मन बन गए। और डार्विनवाद किसी को पढ़ाने नहीं दिया जाता था। अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध मामला है मंकी ट्रायल। स्कूप्स नाम के एक टीचर ने अपनी क्लास में डार्विनवाद को पढ़ा दिया, तो उस आदमी को उस समय पर $100 का जुर्माना लगाया गया 1925 में। तो ये क्या कहता है, देखो 6 दिन का बाइबल में कॉन्सेप्ट आया। बोले पहले दिन ईश्वर ने सूर्य और पानी बनाए, समझना मेरी बात। बोले दूसरे दिन क्या बोला, दूसरे दिन आसमान बना दिया, ये बाइबल कहता है। तीसरे दिन धरती पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधे, और कुछ मत लिखो, बस ध्यान से सुनो। चौथे दिन का कॉन्सेप्ट आया कि तारे बने, तारे बनाए गए। 5वें दिन कहा गया कि जीव जंतु और पक्षी बने। क्या बना? जीव जंतु और पक्षी, यानी वर्ड आपका, ये सब बने। और 6ठे दिन कहता है कि इंसान आया, इंसान अपनी छवि में, अपनी इमेज में, अपनी छवि में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान कैसे होंगे, क्या हमारे जैसे ही दिखते होंगे? क्योंकि हमने अधिकतर भगवानों को देखा। भगवान श्री कृष्ण आपने कैसे देखे हैं? इंसान जैसे ही। ईसा मसीह आपने देखे होंगे किसके जैसे? इंसानी। मतलब जिन धर्मों में भगवान का एक मूर्त रूप है, जहां पर नहीं है उस एक्सेप्शन की बात नहीं करते, जहां पर रूप नहीं है। हम बात करें भगवान राम कैसे हैं, इंसान जैसे हैं, बोलो यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी। तो लोग तर्क देते हैं कि भगवान ने इंसान ऐसा ही बनाया क्योंकि उसके लिए सबसे प्यारा इंसान था, तो उसने अपनी इमेज डाल दी, अपने जैसा ही इंसान को बनाया, अपनी छवि जैसा ही बनाया। अब ये भाई साहब, ये सिद्धांत चल रहा था, पूरी दुनिया इसको मानती थी, चर्च पादरी सब मानते थे। ये महाशय जी क्या कहते हैं? ये महाशय जी डार्विन, जो उस समय पर एक नई बात बोले, इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि ईश्वर ने जीव जंतु और इंसानों को अलग अलग दिन बनाया है। यही इनका सिद्धांत है। इसने खलबली बनाई। इसने बोला कि इंसान और जीव जंतु अलग अलग नहीं बने, ये नेचुरल सिलेक्शन से बने हैं, ये प्राकृतिक चयन से बने हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने पेश किया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने पेश किया? तो डार्विन ने पेश किया। बोले भाई साहब अलग अलग नहीं बने हैं, ये तो एक होड़ रही, एक दौड़ रही जिसमें कुछ लोग अपना नेचुरल सिलेक्शन कर पाए, कुछ लोग बंदर थे। अब बात आएंगे बंदर वाली बात पर। बंदर के बारे में क्या कहना है? सोचो, चर्च के लोग जो ये मानते थे कि हम सबको ईश्वर ने बनाया, इंसान को बना दिया, जीव जंतु बना दिया, पेड़ बना दिया, वो कहता है कि हम अलग अलग नहीं बने, हम लोग एक उद्विकास से बने हैं। हम लोगों ने एक संघर्ष किया है अपने जीवन के लिए, और मनुष्य जल में एक कोशिका के रूप में सबसे पहले बना, समुद्र में। कैसे बना? पहले बहुत छोटा सा था आदमी, एक कोशिकीय था, फिर ये बहु कोशिकीय बना, और ज्यादा कोशिकाएं बनी, मल्टी सेल्यूलर बन गया, और इस तरह से पहले जल में बना, फिर जमीन पर आया, फिर बंदर बना। बंदर कैसे रहते हैं? झुंडों में, झुंड में रहते हैं।
उचक उचक कर देखते थे, कोई आ तो नहीं रहा। बंदर तुमने देखा होगा ऐसे देखता है, उचक के, कोई आ तो नहीं रहा है। तो झुंड में रहते थे और अपनी बचाव, अपनी रक्षा के लिए ये संघर्षरत रहे। जो लोग उचकने लगे, ऐसे देखने लगे, कहते कि वो दो पैरों पे खड़े होने लग गए। और दो पैरों पे जैसे ही खड़े होने लग गए तो क्या बोलते हैं, कुछ लोगों ने सिद्धांत दिया कि बंदर से मानव बन गया। सबने बोला डार्विन तो पागल है, क्या कह रहा है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, बंदर हमारे पूर्वज है, ऐसी बात क्यों करते हो। उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं बंदर आपके पूर्वज है। उसने बोला कि ऐसे ही और प्रजाति रही जिनका विकास इस प्रकार हुआ और हम उनके करीब हैं, प्राइमेट के करीब हैं, कपियों के करीब हैं, बंदर के करीब हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया फिर ये बंदर आदमी क्यों नहीं बन जाते। ऐसे थोड़ी तुम्हारे सामने 100 साल में बन जाएंगे, 200 साल में। हो सकता है 30 लाख साल बाद ये सभी बंदर आदमी बन जाए, ऐसी भी संभावना है, हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि हम किस प्रकार बने, लेकिन उसका एक क्रमिक तरीका आता है। क्या आता है देखें। तो डार्विन की थ्योरी आप समझ रहे हैं, इसने बोला कि अलग अलग दिन नहीं भाई साहब, ये तो सब लोगों ने संघर्ष किया है, सभी जातियों ने अपना संघर्ष किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष किया है। मैंने बोला जैसे आप लोग पढ़ेंगे भगवान विष्णु जी का पहला अवतार कौन सा है, मैंने कहा था ना आपसे, इनकी थ्योरी हमारे पुराणों के करीब रही। इस बात को कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था खुद अपने पत्र में, और $1,95,000 का वो पत्र बिका। इन्होंने कहा कि यहूदियों या ईसाइयों का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उस पर हिंदू धर्म से ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब वहाँ ज़्यादा तार्किकता है, क्योंकि कहते हैं कि शायद डार्विन ने भारतीय शास्त्रों को पढ़ा होगा, इसलिए उसकी थ्योरी मैच करती है। क्योंकि हमारा मत्स्य पुराण यानी मछली पुराण भगवान विष्णु का पहला अवतार है जो कहाँ पैदा हुआ, जल में। डार्विन भी कहता है कि मनुष्य पहला कहाँ पैदा हुआ, जल में, एक कोशिका के रूप में पैदा हुआ और उसने फिर संघर्ष किया। हमारा दूसरा पुराण क्या कहता है, मत्स्य पुराण के बाद में कूर्मा पुराण, कूर्मा अवतार है, ठीक है, मत्स्य अवतार भी बोल सकते हैं, कूर्म अवतार बोल सकते हैं। तो जो हमारा कूर्म अवतार है ये कछुआ है। कछुआ से मतलब क्या हो रहा भैया, जमीन से कहां पर आया, जल से कहां पर आ गया, जमीन पर। और यही डार्विन भी कहता है कि जो जीवन है वो सबसे पहले, जीवन सबसे पहले जल में शुरू हुआ, जल के बाद में वो थल पर आया, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उभयचर भी कहते हैं। उभयचर समझते हैं ना, जो जल और थल दोनों पे यानी जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं, जिनको हम एम्बिफियंस बोलते हैं। ये बात सिद्ध होती है कि डार्विन की थ्योरी किसके समानांतर है, कि हमारे हिंदू धार्मिक चीजों के समानांतर है। ठीक है, बेचारा डार्विन बैन कर दिया गया। क्या बोलोगे, बैन कर दिया गया। बोले इसको ना तो कोई पढ़ेगा और इस पर रोक रहेगी, क्योंकि कहते हैं कि बाइबल कहती है कि क्राइस्ट यानी कि जो ईसा मसीह है उनके जन्म से 4000 साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ है, और पृथ्वी के लगभग चौकोर होने की बात भी कही गई। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं 4000 साल पहले नहीं हुआ, ये करोड़ों वर्ष की घटना है जिसके द्वारा मनुष्य बना है, करोड़ों वर्षों में मनुष्य बना है। तो वो करोड़ों वर्षों की घटना ही आप लोगों को जाननी है। क्या बोले इन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हम बने हैं, प्राकृतिक चयन के द्वारा हम बने हैं। हम लोग सोचते हैं मेरे दोस्त इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा जी चिंपैंजी है, कुछ खुद को भी नहीं मानेंगे, बोल देंगे जी चिंपैंजी है सबसे बुद्धिमान। बोलो कितने लोग बोलते हैं कि तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान चिंपैंजी है, कहेंगे जी हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य इस ज्ञात संस्कृति का, हो सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में कोई हमसे भी बहादुर प्रजाति हो या हमसे बुद्धिमान कोई प्रजाति हो, लेकिन अभी तक की ज्ञात प्रजातियों में मनुष्य सबसे बुद्धिमान है। और बुद्धिमान होने का मनुष्य का कारण क्या है, हमारे दिमाग का आयतन। आयतन जानते हो ना, कितने सेंटीमीटर क्यूब का आयतन है हमारा, ये पढ़ना। जो मेल्स हैं और जो फीमेल्स हैं इनमें भी अंतर है, और ये लड़ने की बात नहीं है,
इस बात पे कभी लड़ने बैठ जाओ। जैसे मैं बात करूं मेल्स का जो 1274 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है दिमाग का, वहीं महिलाओं का लगभग एक औसतन 1131 सेंटीमीटर क्यूब है। और यही जो आयतन है ये तय करता है कि कौन कितना बुद्धिमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कोई थ्योरी नहीं बनाई है ऐसी, लेकिन भाई साहब ये आपको समझना होगा। ये आयतन क्या होता है, जैसे आपकी खोपड़ी को बाहर निकाल लिया जाए और आपकी खोपड़ी में कितना रेत आ सकता है, ये किसी चीज का आयतन बताता है। जैसे आपकी बाल्टी है, उस बाल्टी में कितना रेत आ सकता है, ये उस बाल्टी का आयतन है। आपके कमरे में कितना रेत आ सकता है, इस कमरे का वॉल्यूम है। तो जो मस्तिष्क का वॉल्यूम है उसमें कितना रेत भरा जा सकता है, ये आयतन है। क्यों भैया, हाथी का दिमाग तो हमसे बड़ा होता है, तो हाथी में हमसे ज्यादा दिमाग क्यों नहीं हो सकता? ब्लू व्हेल इतना बड़ा जीव है, क्या उसका दिमाग हमसे भी छोटा है? दरअसल में ये आयतन शरीर के वजन के अनुपात से है। जैसे हमारा वजन 60 किलो है, 60 किलो है, और आपका 1274 आयतन है, तो 60 केजी पर। हाथी का मस्तिष्क का आयतन बेशक ज्यादा है, लेकिन शरीर भी तो फालतू है। तो उस अनुपात के हिसाब से मनुष्य का जो रेशियो निकल के आता है वो सबसे बेहतर है। इसीलिए क्या हम सबसे शानदार है? नहीं, इसलिए भी हम बुद्धिमान नहीं है। ये एक कारण मात्र है। मस्तिष्क का आयतन, आप कहेंगे भैया महिलाओं के मस्तिष्क का आयतन कम है, इसका मतलब कम बुद्धिमान है। हाँ, साइंस यही कहती है। अब ये बात लड़ने की नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1274 पे ही बेहतर डिसीजन आएंगे, 1131 पे नहीं आएंगे। हो सकता है 900 से ऊपर सब कुछ बेहतर हो, तो मतलब ये सब बराबर ही काम करेंगे। थोड़ा बहुत अंतर है, ऐसे लड़ने मत लग जाना किसी से कि तुम्हारे अंदर 11 से 31 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तुम ज्यादा ना बोलो। बोलने का मौका देना, कम बुद्धि नहीं बोलना है, लड़ाई होगी, रिश्ते बिगड़ेंगे। अब मैं बात करूं दूसरा कारण, एक शब्द आप सुने बच्चे, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। ये आपके काम की चीज है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ये एक शब्द है जिसने मनुष्य को, अभी समझेंगे, इसको बोलते संज्ञानात्मक क्रांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आप लोगों के लिए। संज्ञानात्मक क्रांति भाई साहब क्या है? कहते हैं कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आदमी में होने का कारण था उसके मस्तिष्क का अनुपात, जो मैंने आपको समझाया अभी। और मैंने आपको जो बात समझाई, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ये ह्यूमंस में हो गया, और कौन से ह्यूमन में हो गया? ये हो गया होमो सैपियंस में। अब होमो सैपियंस अकेला तो नहीं था, ये तो परिवार है। सैपियंस एक जाति है, उसका अंग है। सिर्फ सैपियंस में ही क्यों हुआ, इसके बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई तर्क नहीं है। कहते हैं कि ये एक तुक्का था, हो सकता है ये कुत्तों में या बंदरों में हो जाता, तो बंदर आज लैपटॉप चला रहे होते सारे, और आप पिंजरे में होते। हो सकता है आप चिड़ियाघर में होते और बंदर सब कुछ हो सकता है बंदर यहां लाइव क्लास ले रहा होता है एक, और तुम सारे के सारे बंदर लाइव क्लास देख रहे होते। ये एक तुक्का जिसको हम कहते हैं, ये संज्ञानात्मक क्रांति होमो सैपियंस में हो गई। इसका वैज्ञानिकों के पास कोई तर्क नहीं है, बोलते बस हो गया। अगर यही किसी अन्य जाति में होता, आप सोचे कि भैंस क्लास ले रही होती और भैंस पढ़ रही होती, हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य पहला जो पैदा हुआ वो पेन कॉपी लेकर के पैदा हुआ, लैपटॉप लेकर के पैदा हुआ। सब कुछ उसी ने बनाया, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की वजह से बनाया। तो कोई अन्य जाति भी बना सकती थी। आपके अंदर हुआ तो आप खुशकिस्मत समझिए कि आप इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में अभी तक की ज्ञात सबसे बुद्धिमान प्रजाति हैं। ऐसे ही काम किया करो, ऐसे ही सोचा करो। आपके एक्ट भी ऐसे ही होने चाहिए, पशुओं वाले एक्ट तुम्हारे नहीं होने चाहिए कभी भी। डोंट बिहेव लाइक एनिमल्स, बी ए ह्यूमन, एक इंसान बनना है। आदि मानव का जन्म कहते हैं कि आज से 40 लाख साल पहले हुआ। कहते आदि मानव पहले 4 पैरों पर चलता था, धीरे धीरे मैंने तुम्हें बताया उसने प्रोसेस शुरू किया उचकने का, तो उचकता चला गया। जैसे कहते हैं कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, जिराफ जैसे जैसे निचली पत्तियां खा गया, फिर उसने अपनी गर्दन उठाने का प्रयास किया, फिर उसकी गर्दन बढ़ती चली गई। तुम सोचो कि मैं क्यों बढ़ रहा हूँ, मैं उचक रहा हूँ, ये समझो, ठीक है। तो ऐसे मनुष्य खड़ा होता चला गया। अब मनुष्य की जो ये यात्रा है, इसमें याद रखेंगे
आदि मानव के जन्म की अगर हम बात करें, यहीं से समझ लेते हैं ये होमो सेपियंस तक कैसे पहुंचे, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखना ध्यान से। अब आते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। तो क्या बात करोगे, आदि मानव जिसको हम होमोनिड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोनिड्स कहते हैं, होमोनिड्स। होमोनिड्स से मेरा मतलब है, क्या बोलोगे, मानव सदृश प्रणाली, यानी जो मानव के जैसा है। जैसे चिंपैंजी और लंगूर एक जैसे लगते हैं, नहीं लगते छोटे बड़े भाई से, तो हम सब कपियों से पैदा हुए, एक से एप्स बने जो लंगूर हैं, बंदर हैं, एक प्रजाति हम हैं। यानी आप क्या बोलेंगे कि बंदर हमारे अंकल जी का लड़का है। हम बंदर से नहीं बने, हम प्राइमेट के समान हैं, बंदर के समान है। बंदर हमारे अंकल जी का लड़का है और हम अपने आप को ताऊ जी का लड़का समझ सकते हैं। तो एक वाली तो वो प्रजाति है, एप्स से बने हैं सब। तो जो मनुष्य वाली प्रजाति एप्स से बनी है वो होमोनिड्स है, जो मानव के जैसा था। ये क्या बोलेंगे, जो मानव के जैसा है, होमोनिड्स सबसे पहले बनता है। इसके बाद बनता है रामापिथेकस। हाँ जी, क्या बोलेंगे, रामापिथेकस। इसको भारत का भी सबसे पहला ज्ञात आदमी माना गया है। रामापिथेकस के बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कुछ लोग समानता बताते हैं कि रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग एक जैसे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में जावा मानव। जावा के बाद में पैकिंग मानव बना, जो चाइना का है, मैं भी कंट्री बताऊंगा सबकी। पैकिंग के बाद में निएंडरथल, जो आज वाले होमोसेपियंस से निएंडरथल इसके समान था लगभग। इसके बाद में फिर क्रोमैग्नोव बना, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं इधर। निएंडरथल के बाद में फिर कौन बना, क्रोमैग्नोव बना। क्रोमैग्नोव मानव बना। क्रोमैग्नोव के बाद में फिर आपका आधुनिक मानव, जिसको हम होमोसेपियंस बोलते हैं, होमोसेपियंस बना। जो आज आपको दिखते हैं, आप कौन हैं, आप सेपियंस हैं, होमोसेपियंस। कभी होमोसेपियंस के बारे में आपको बहुत विस्तार से जानना है, नोवाल हरारी की एक हाल ही में दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक है कि मनुष्य बना कैसे, उसके बारे में बहुत शानदार विचार उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो होमोनिड्स पहला है रामापिथेकस और आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आपसे पूछा जाए कौन सा मानव था जो आधा झुक करके चलता था, आधा झुककर चलने वाला आदि मानव कौन सी पहचान की गई, तो आधा झुककर कौन रहता था, रामापिथेकस। इसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये क्या बोलोगे, इसके बारे में है पहला वानर मानव है, ये पहला एप है, एप ह्यूमन, पहला वानर मानव है जो सीधा चला, जो सीधा चला मतलब सीधे खड़े होकर चला, जो सीधे खड़े होकर के चला है। तो वो पहला वानर मतलब झुककर चलता था, रामापिथेकस। ये दोनों ही कहां पर खोजे गए, तो अफ्रीका। यहां से आप एक बात समझ सकते हैं कि मनुष्य की खोज सबसे पहले किस महाद्वीप में हुई। आदि मानव, ये 40 लाख साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आज से आपसे, तो कहां पर खोज हुई है, आप कहेंगे भैया जी ये खोज आपकी अफ्रीका में हुई। रामापिथेकस आधा झुककर चलता था, यहीं पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ अफ्रीका में ही, पहला वानर मानव जो सीधे चला। इसके बाद में जावा, जो हिंद महासागर में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जावा और सुंडा आइलैंड के बारे में, तो ये कौन है, आपका जावा मानव, जिसको हम होमो इरेक्टस बोलते हैं। कहते हैं मनुष्य से ज़्यादा अगर ये जाति सरवाइव कर जाती तो इसके बारे में लोग कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान इनको होना था, क्योंकि इनकी खोपड़ी का जो मैंने आयतन बताया आपको वो आज के होमोसेपियंस से ज़्यादा था। लेकिन कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति इनके भी बीच नहीं हुई और इनका भी क्या हो गया, विनाश हो गया। ये भी सरवाइव नहीं कर पाई। इसीलिए तो डार्विन कहता है कि जो सरवाइव कर गए इस प्राकृतिक चैन में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को बदलते चल गए, वो जातियां विकसित होती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती गई। ये भी खत्म हो गया। होमो इरेक्टस, आप सोचे कितना इंटेलिजेंट रहा होगा। कौन से आदिमानव ने अग्नि की खोज की थी, अग्नि की खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर। अब आप सोचेंगे भैया आग जलाना भी कोई बड़ी बात है, मैं जला दूं 1 सेकंड में। कैसे जलाओगे, बोलो माचिस से जलाऊंगा। बोले नहीं भैया पत्थर से भी जलती है, इन्होंने पत्थर,
तो तुमको ज्ञात इसीलिए हुआ क्योंकि तुमको पढ़ाया जा चुका है कि आदि मानव ने पत्थर से चिंगारियां लगाई और जंगल को आग लगा दी और जंगल की उस आग में पशु जल गए, तो इन लोगों को पता चला अच्छा पका हुआ मांस भी स्वादिष्ट होता है। अदरवाइज पहले तो एक कच्चा मांस खाते थे। जिनको इनको पाचन में दिक्कत होती थी, उसी पाचन की वजह से आदि मानव की आंतें बड़ी हो गई थी। जब इसने पका मांस खाया तो आंतों का आकार भी छोटा होना शुरू हुआ। तो अग्नि की खोज उस समय की एक बड़ी खोज रही होगी, और जो उस समय के इंटेलिजेंट स्पीसीज थी होमो इरेक्टस, उसने की। छोटी बात मत समझना, बोले आग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, महिलाएं तो यूं ही लगा देती हैं नहीं, तुम बोलना ये बात कि ये एक बड़ी खोज थी उस समय की, जब ज्ञात नहीं था। पैकिंग मानव बच्चे ये चाइना का है, क्या बोलोगे? चाइना का है। निएंडरथल आधुनिक मानव के, अगर मैं बात करूं आधुनिक मानव के समान कौन था? करीब कौन सी आदि मानव है जो आज के होमो सेपियंस के सबसे करीब मानेंगे? आधुनिक मानव के करीब किसको मानेंगे? क्लोज टू होमो सेपियंस कौन है? निएंडरथल। कहाँ था भैया ये? आपका जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। क्रोमैग्नोव फ्रांस का है। फ्रांस के, इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई? फ्रांस में। इनके बारे में पता चला क्रोमैग्नोव मानव फ्रांस में जन्मे, लेकिन सरवाइव कर पाई क्या? कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। ये हम बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कौन सा आदि मानव है जो होमो सेपियंस का पूर्वज हम कहें, होमो सेपियंस किससे विकसित हुए? करीब बोले एकदम से, होमो सेपियंस के एंसेस्टर्स, पूर्वज। अंग्रेजी वालों पूर्वज को बोलते हैं एंसेस्टर, आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड मतलब लिख लेना ANCESTORS। क्रोमैग्नोव ये कहाँ के थे? तो होमो सेपियंस के पूर्वज, निकटतम पूर्वज अगर पूछे, सबसे निकटतम जिनकी समानताएं काफी मिलती हैं, तो क्रोमैग्नोव। आधुनिक मानव कहाँ से मिला जी? होमो सेपियंस आपका, ये हम कह सकते हैं आपका पामीर का पठार कहें तो ज़्यादा सही है। क्या बोलोगे? पामीर का पठार से पर यहाँ पर इसका सर्वाइवल शुरू हुआ, और आज आपके सामने है ये जाति सर्वाइव कर चुकी है। हम लोग कौन हैं? हम होमो सेपियंस हैं। होमो परिवार है, सेपियंस हम लोग हैं, और हम इस पूरे नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन थ्योरी के अनुसार अकेली ऐसी जाति रहे जो सरवाइव कर पाई। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझेंगे? अब इनको अंग्रेजी में लिखने की जरूरत तो नहीं है, मुझे बता देंगे एक बार। मैं अगर बोलूँ रामापिथेकस को अंग्रेजी में लिखने की जरूरत तो नहीं है, ऐसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को बता दो आप, नहीं तो मैं लिख दूंगा अगर आप कहें कि सबको इस तरह से भी अंग्रेजी में लिखने की ज़रूरत है तो क्या बोलेंगे? मैंने आपको बता दिया, ये पहला ऐप है जो स्ट्रेट चला, पहला ऐप ह्यूमन था जो स्ट्रेट चला। नो, कोई ज़रूरत तो नहीं है ना, इतने तो यार तुम 12वीं पास तो हो गए ही कम से कम, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अंग्रेजी में हिंदी में पढ़ पाओगे, इतनी उम्मीद तो तुमसे कर सकता हूँ। होमो नीड्स है, अगर ये लिखने की ज़रूरत है ऐसे, तो आप लोग, मैं ये मानूंगा कि 12th क्लास तुम लोगों ने मेहनत से पास की होगी। नकल वाले तो नहीं है, नकल वाले भी हैं तब भी अकल आ जाएगी। और हर रोज़ क्लास करनी है। कल ऐसे ही हम जानेंगे कि कैसे स्टोन एज थी, कैसे पाषाण काल चला, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चे ये हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। और इतिहास में कहता हूँ एक ऐसा विषय है जो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको जीवन भी सिखाता है, और सही पूछे तो यही अकेला विषय है जो सबसे ज़्यादा जीवन आपको सिखाता है। तो क्लास में जब रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे, अगर हम बात करें विषय पे परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, सभी बातें करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना मेरे दोस्त क्लास आपको कैसी लगी, और परिश्रम 2.0 बैच के बारे में प्यारे बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बैच आज, कल और परसों तक 640 का है। ऐसे सेल्समैन की तरह मत समझ लेना, क्योंकि तुम सारे बाद में फिर परेशान होकर बोलते हो, बोलेंगे जी इसको 640 का करवा दो, पर्सनल मैसेज करना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 3 दिन इसीलिए हैं। फिर वो कॉमन है क्योंकि उस समय बच्चे उसको 79 में परचेज कर रहे होंगे, तो आपको उस टाइम सस्ता मिले, उन बच्चों के साथ जाती है। तो 799 हो जाएगा 24 तारीख से, ये बात याद रखना, ठीक है।
और बाकी आप लोग जानते हैं बच्चे, डेली क्लास होनी है आपकी। सपना आपका है, सपना हमारा भी है, क्योंकि आपका भविष्य अच्छा होगा तो हमारा अच्छा होगा। तो उम्मीद करूंगा आप परिश्रम 2.0 बैच से ज़रूर जुड़ेंगे और इस बार हम शानदार तैयारी करने वाले हैं। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और 2 शब्द आपका भाई इंतज़ार करेगा। लव यू ऑल, थैंक यू।